Hello everyone, how are you all? I hope you all are safe and healthy. So today we are going to cover up two case studies, case study number 3 and 4. In case you are new here, we have already covered a lot of MCQs and case study number 1 and 2. So you can get the link of those videos in the description box below and please check them out. Okay, so let's start with case study number 3 first. Okay, so case study number 3 is starting from page number 99. Now, CA and company chartered accountants have been appointed as the auditors of ZXC company. ZXC company, यहाँ पर वर्ड लिमिटेड गिवन नहीं है, इसका मतलब है कि ये कोई कंपनी नहीं है. हाँ, the company has obtained a license from the central government for itself to promote sports of hockey in rural areas. तो इससे क्या पता चल गया? इससे पता चल गया कि ये सेक्शन 8 कंपनी है. ये एक सेक्शन 8 कंपनी है. क्यों? क्योंकि इसने सीजी से लाइसेंस ले रखा है कि वो हॉकी का जो स्पोर्ट है उसको प्रमोट करेगी रूरल एरियाज के अंदर. ठीक है, तो ये क्या है? एक सेक्शन 8 कंपनी का केस दिया हुआ है जिसके ऑडिटर्स कौन है? सीए एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ठीक है. The company's average annual profit was estimated to be around rupees 50 lakhs. This profit would not be distributed as dividend. इस profit को distribute नहीं करेंगे as dividend to the shareholders. However, it would be applied towards its objectives of promoting sports in the country. तो एक तरीके की charitable institution है ये. During the course of audit for the financial year 2021, the following observations with respect to company were made by the auditors. Let's see क्या क्या observations दिए हैं auditors ने. So the company was not maintaining the proper records with respect to फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स के लिए जो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने चाहिए थे वो फिक्स्ड एसेट्स के रिकॉर्ड्स कंपनी मेंटेन नहीं कर रही है. फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़. तो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट वैल्यू के फिक्स्ड एसेट्स हैं, बट द कंपनी इज नॉट मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स फॉर द सेम. एक बात बताओ, अगर आपको इसको पढ़ के मुझे तो सीधा सीधा कारो दिमाग में आया था, क्योंकि कारों के अंदर हमें फिक्स्ड सेट्स की रिपोर्टिंग करनी होती है कि फिक्स्ड सेट्स की प्रॉपर फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है या नहीं हुई है, उसके रिकॉर्ड्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं है. अगर कोई डिस्क्रिपेंसी मैनेजमेंट नोटिस करती है तो दैट हैज़ ऑल्सो बी सीन कि उन्होंने उस चीज़ को किस तरीके से कंसिडर किया है, उसका इफेक्ट कैसे लिया है. बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो रिकॉर्ड्स मेंटेन ही नहीं कर रही कंपनी. अब फिक्स्ड सेट्स का जो क्लॉज होता है वो क्लॉज नंबर 1 होता है इन कारो 2016. बट आपको अगर एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो पता है तो उसके अंदर एक एक्सेप्शन है कि सेक्शन 8 कंपनीज के ऊपर कारो की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती. तो देखो यहाँ पर अगर हमने ये चीज़ चेक नहीं की होती कि ZXC कंपनी क्या है, सेक्शन 8 कंपनी है या नहीं, तो हम यहाँ पर गड़बड़ कर सकते थे कि कारो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा. बल्कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ZXC की कंपनी क्योंकि एक सेक्शन 8 कंपनी है तो उस पर कारो 2016 की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी. ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर एक अच्छा था, इसको पढ़ते ही जो अभी प्राइमा फेसी समझ आया है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिजिकल वेरिफिकेशन फॉर द सेम, मतलब फिक्स्ड एसेट्स का जो फिजिकल वेरिफिकेशन होना था वो भी उन्होंने पूरे रेगुलर इंटरवल्स में कैरी आउट नहीं किया है. द लास्ट फिजिकल वेरिफिकेशन वॉज कंडक्टेड ऑन 31st of July 2019. हम ऑडिट कौन से ईयर का कर रहे हैं पहले ये चेक करते हैं. हम ऑडिट कर रहे हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड द लास्ट फिजिकल वेरिफिकेशन वॉज डन इन जुलाई 2019. तो यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी हो सकती थी, बट सिंस कारो एप्लीकेबल नहीं है तो नो क्वेश्चन ऑफ एनी वॉयलेशन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. As a result of the above observations, the auditors decided to report the same. अब ऑडिटर्स ने उनको लगा कि ये गलती है तो हम उसको रिपोर्ट करेंगे अंडर कारो. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर में हम इसको रिपोर्ट करेंगे. क्यों? क्योंकि हमें कुछ डिस्क्रिपेंसी लग रही है. However, the management of the company was against the decision of the auditors and insisted that the observations need not be reported. After several discussions between the auditors and the management, CA and company decided not to report the issues. तो इधर सबसे पहले प्राइमा फेसी बताओ कि कौन सही है. यहाँ पर मैनेजमेंट सही है कि उसको ऑडिटर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है इन कारो. वाई? बिकॉज कारो इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन दी सेक्शन 8 कंपनी. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Now, CA and company chartered accountants were also acting as the auditors for another company, LS Limited and KD Bank Limited. तो एक पब्लिक लिमिटेड का केस हो गया और एक बैंकिंग कंपनी का केस हो गया. बैंक्स के ऊपर भी कारो एप्लीकेबल होता है क्या? नहीं.
बैंक्स के ऊपर भी कारो एप्लीकेबल नहीं होता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑफ एलएस लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी की यहाँ पर बात हो रही है, देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द ऑडिटर्स एज टू विच अमंग द फॉलोइंग आर द एरियाज which the auditor should take into account to determine the key audit matter as per SA 701। SA 701 किस चीज़ का था? की ऑडिट मैटर का। तो की ऑडिट मैटर में क्या क्या एरियाज हैं जिसको कंसिडर करेगा ऑडिटर। इसमें ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था। लेट्स सी क्या पॉइंट्स ऑडिटर ने दिए हैं। तो द इफेक्ट ऑन द ऑडिट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, उनका इफेक्ट, areas of high risk as assessed and reported by the management's expert, significant auditor judgment relating to areas in the financials that involve significant management judgment। तो अगर आपको ये 3 पॉइंट्स पढ़कर कुछ याद आ रहा है तो आपको याद आ रहा होगा कि 701 SA 701 के अंदर एक टॉपिक होता है कंसिडरेशंस फॉर डिटर्मिनिंग दी की ऑडिट मैटर्स, उसमें ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो यहाँ पर डेफिनेटली ऑडिटर को ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी होती है एज अ की ऑडिट मैटर, तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर आपको 701 ऐसे नहीं आता तो आप उसकी वीडियो चेक कर सकते हैं, मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, तो आपको स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसके अंदर SA 701 इज़ देयर। ठीक है, इन केस यू डोंट नो इट, अगर आपको पता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ KD बैंक लिमिटेड, अब बैंक लिमिटेड का जब ऑडिट हो रहा था तो ऑडिटर्स एंड द मैनेजमेंट हैड अ सर्टेन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एज टू द अमाउंट एंड द आइटम्स व्हिच नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर द हेड ऑफ कंटिंजेंट लायबिलिटीज। अब आपको बैंक ऑडिट का चैप्टर अगर आपको याद है तो बैंक ऑडिट के चैप्टर के अंदर बताया हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के अंदर आती हैं और क्या क्या नहीं आता। तो हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दैट ऑडिटर्स हैव ऑब्जर्व द फॉलोइंग। तो बेसिकली यहाँ पर बता रहे हैं कि मैनेजमेंट और ऑडिटर्स का ना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा है किससे रिलेटेड, कंटिंजेंट लायबिलिटी के डिस्क्लोजर से रिलेटेड, कि कौन से आइटम्स को हमें कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, बस इतना दे दिया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि और भी कुछ ऑब्जर्वेशन है जो वो हमारे साथ डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी कौन सी ऑब्जर्वेशन है। पहली चीज़ 59 एग्रीकल्चरल लोन अकाउंट्स गारंटीड बाय गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो कौन सी गवर्नमेंट ने? स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है 59 एग्रीकल्चर लोन्स की, जिसका जो टोटल अमाउंट है वो 29 लाख है। इसको ओवर ड्यू हुए हुए 2 साल हो चुके हैं। तो अगर आपको पता होगा कि अगर ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज़ का हो जाता है, अगर ओवर ड्यू मोर देन 90 डेज़ का हो जाता है उस केस में हमारा NPA क्लासिफिकेशन हो जाता है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने गारंटी दी होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक उस गारंटी को रिवोक नहीं किया है तो वो even though overdue हुआ है for more than 90 days, still it will not be considered as an NPA। but ये exception guarantee by state government के केस में applicable नहीं होती, which implies कि अगर state government ने guarantee दी है और वो जो लोन है उसका जो amount है वो overdue हो चुका है for more than 90 days, then it will be classified as an NPA। ठीक है, यहाँ तक जस्ट आपको प्रोविजंस रिकॉल करवा रही हूँ, इधर आपको ऑलरेडी पता होगा क्योंकि आपने पढ़ रखा होगा ये। चलो आगे बढ़ते हैं। 73 गारंटीड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब हो गया यहाँ पर CG ने गारंटी दे रखी है। एग्रीकल्चरल लोन अकाउंट्स अमाउंटिंग टू ₹25 lakhs which were overdue for more than 2 years, even though they have been overdue for more than 2 years, still they will not be classified as an NPA। Why? Because the guarantee is given by the central government। Next, 6 corporate loan accounts guaranteed by 3 each by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि टोटल 6 कॉर्पोरेट लोन्स है जिसमें से 3 की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे रखी है और 3 की गारंटी स्टेट गवर्नमेंट ने दे रखी है। तो इसका मतलब हो गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट ने गारंटी दी है वो क्लासिफाई हो जाएगी एज NPA प्रोवाइडेड कि जो अमाउंट ओवर ड्यू हो रहा है दैट शुड बी मोर देन 90 डेज। लेट्स सी यहाँ पर अमाउंट ओवर ड्यू कितने टाइम के लिए हुआ है। सो अमाउंट जो है वो है 25 lakhs फॉर ईच कंपनी। इसका मतलब हो गया 25 lakhs इंटू 6, क्योंकि 6 थे टोटल, जिसमें से हम हाफ ले लेंगे फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। ओवरड्यू कितने टाइम के लिए हुआ है? मोर देन 3.5 months। तो 3.5 years हो गया, बेसिकली मोर देन 90 डेज हो गया। तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अमाउंट होगा 25 into 3 75 lakhs, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? दैट विल बी कंसिडर्ड एज NPA। आई होप आई एम क्लियर टिल हियर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। तो अगर मैं इसमें देखूँ NPA क्लासिफिकेशन के लिए, लेट मी सेव इट। ओके, NPA क्लासिफिकेशन के लिए तो यहाँ पर NPA क्लासिफिकेशन के लिए एक अमाउंट तो मेरा आ गया ये वाला 29 lakhs का और दूसरा अमाउंट हो गया 75 lakhs। तो मेरा टोटल 29
प्लस 75 lakhs का जो अमाउंट है विच इज़ इक्वल टू 104 lakhs. 104 lakhs मेरा क्या हो जाएगा, NPA क्लासीफाई हो जाएगा. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. On hearing about the efficient services provided by CA and company chartered accountants, they were offered the following new assignments. The GST assessing officer approached for conduct of special audit under section 66 of the CGST Act for a company named MD Limited. एक public limited company का special audit करने के लिए GST assessing officer ने CA and company chartered accountants को approach किया. अब इस MD Limited की जो turnover है वो है 1 crore rupees की. ठीक है, he had requested for special audit as per the opinion that company had not availed ITC within the normal limits. तो अगर मैं सेक्शन 66 और CGST एक्ट स्पेशल ऑडिट की बात करें तो स्पेशल ऑडिट जब करवाया जाता है जब कोई ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर ऑडिट करवाना चाहता है, स्पेशल ऑडिट करवाना चाहता है किसी भी कंपनी का, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ टर्नओवर. दो रीजंस की वजह से, या तो उन्होंने अपनी जो असेसेबल वैल्यू है उसको गलत दिखा रखा है, या फिर उन्होंने जो ITC क्लेम कर रखा है दैट इज़ नॉट विद इन नॉट द नॉर्मल लिमिट्स. तो उस केस में ही स्पेशल ऑडिट होता है. लेकिन स्पेशल ऑडिट के लिए जो क्राइटेरिया है, कंडीशन है, वो ये है कि ऑफिसर की जो रैंक होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर. बट यहाँ पर कौन अप्रोच कर रहा है, यहाँ पर तो असेसिंग ऑफिसर अप्रोच कर रहा है, विच इज़ ऑब्वियसली उसकी जो रैंक है असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे आती है. तो इसलिए यहाँ पर ये चीज़ गलत हो गई. हम असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे. रीज़न बीइंग द ऑफिसर हु इज़ अप्रोचिंग अस इज़ ऑफ इनएलिजिबल क्राइटेरिया. ठीक है, इनएलिजिबल रैंक. आगे बढ़ते हैं. ऑफर टू प्रोवाइड इन कॉर्पोरेशन सर्विसेज टू RS जनरल इंश्योरेंस. तो एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसको इन कॉर्पोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, विच वॉज प्रपोज्ड टू बी सेटअप विद अ पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹113 crores, ऑफ विच प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ ₹17 crore वर इंक्लूडेड. तो जो मेरे पास ये 113 करोड़ की फिगर है, इसके अंदर मेरे 17 करोड़ के प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग है, जिसका मतलब हो गया कि 96 करोड़ की ही पेड अप शेयर कैपिटल है. अगर आपको ये इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट का चैप्टर याद है तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी कंपनी को अगर इंश्योरेंस कंपनी बनना होता है तो देयर इज़ अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायरमेंट विच हैज़ टू बी कंप्लाइड विद. और वो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट 100 करोड़. बट यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर 96 करोड़ बन रही है, जिसका मतलब क्या हो गया कि ये कंपनी एज एन इंश्योरेंस कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती. तो यहाँ पर क्या आप इस असाइनमेंट को एक्सेप्ट कर पाओगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाओगे. तो लेट्स सी यहाँ पर आगे क्या दे रखा है हमें. The audit firm, after taking into consideration all the facts and figures with respect to new assignments, decided not to undertake both of them. तो यहाँ पर auditors ने बिल्कुल ठीक किया क्योंकि वो कर ही नहीं सकते थे accept. Right? Let's move on to the questions. Based on the facts, answer the following. Is the decision of CA and company of not reporting the issues of ZXC in Caro justified? If so, what is the reason? So basically yes, it is justified. Why? Because Caro is not applicable on a section 8 company. Let's see what options we have been given. First option is no, Caro is applicable to ZXC and hence the same has to be reported under clause 1 of Caro. No, Caro is not applicable, so this is the incorrect option. Yes, Caro is not applicable to ZXC, hence the same need not be reported. Yes, this is correct. Reason भी हम बता देते because it's a section 8 company. No, as per section 240, SC 240, the auditor has to maintain professional skepticism when it comes to the issues in areas of fixed assets and hence the same has to be reported. No, this is not correct. Yes, तो आंसर ही गलत है यहाँ पर. नो वाले तो सॉरी आंसर ही गलत है. येस वाले आंसर्स में हमें चेक करना था. क्यों? क्योंकि ZXC कंपनी के केस में हमें रिपोर्ट करना ही नहीं चाहिए था. दैट वाज जस्टिफाइड. तो यहाँ पर ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही गलत हो गए थे एलिमिनेशन मेथड से. येस वाले दो ऑप्शंस देखे तो यहाँ पर जो रीजनिंग दे रखी है वो दे रखी है SA 320 की. द ऑडिटर आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द मटीरियलिटी ऑफ द इशू ही मे ईदर चूज टू. नहीं, यहाँ पर मटीरियलिटी की बात ही नहीं थी बिकॉज इट वॉज Caro was not applicable at all on the company. I hope we are clear till here. Okay, so the correct option is B. Let's move on to the next question. Next question is essay 3.2.
what is the total amount of loans that should be classified as NPA by KD Bank Limited? ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था क्योंकि उसको देखकर ही समझ आ रहा था कि हमसे क्या पूछना चाह रहे हैं. तो इसका अमाउंट हमने निकाला था 75 प्लस 29 lakhs, है ना, 29 lakhs प्लस 75 lakhs, तो इसका आंसर हो गया 104 lakhs. ये मैं पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कैसे आया, इसीलिए मैं इसको फटाफट से आगे कर रही हूँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग हैज टू बी रिपोर्टेड बाय द ऑडिटर एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ केडी बैंक लिमिटेड. तो हमें यहाँ पे बताना है कि कौन से कंटिजेंट लायबिलिटी की क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं. लेट्स सी. तो गारंटी गिवन बाय द केडी बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट लोकेटेड इन म्यांमार. अब कॉन्स्टिट्यूएंट आपकी कहीं भी लोकेटेड हो, चाहे इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर, बट अगर कोई गारंटी दी जाती है तो डेफिनेटली दैट गारंटी बिकम्स अ कंटिजेंट लायबिलिटी. तो डेफिनेटली दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. बट फिर भी हम आगे के पढ़ लेते हैं, कभी और 2-3 हो और ऑल ऑफ दी अबव का कोई ऑप्शन ना दिया हो. लेट्स चेक दी अदर वंस एज वेल. अ परसेंटेज ऑफ टोटल बिल्स परचेज्ड बाय केडी बैंक लिमिटेड. तो अगर कोई परसेंटेज ऐसी है तो आप इसके लिए प्रोविजनिंग क्रिएट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी लायबिलिटी बन जाएगी डायरेक्ट. क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक एक्नॉलेज्ड एज डेट्स. अगर ये डेट्स की तरह एक्नॉलेज्ड नहीं होते तो ये कंटिजेंट लायबिलिटी बन जाते. आपको टेक्स्ट, आई होप आपको टेक्स्ट याद आ रहा होगा जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ. अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ गो एंड रिवाइज द पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक एक्नॉलेज्ड एज डेट. अगर आप कंटिजेंट लायबिलिटी का पोर्शन खोल के देखोगे मटेरियल के अंदर तो यू विल फाइंड, अगर यहाँ पर लिखा होता क्लेम्स अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, तो उस केस में कंटिजेंट लायबिलिटी बनता. बट यहाँ पर तो ये क्या है, ये एक लायबिलिटी है. डिपेंडिंग अपॉन द केस लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, बट ये लायबिलिटी है, कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है. देयर इज नो कंटिजेंसी इन्वॉल्व हेयर. ठीक है. नेक्स्ट, अनपेड सैलरी ऑफ ₹5 lakhs टू 5 स्टाफ्स ऑफ केडी बैंक लिमिटेड हु आर करेंटली अंडरगोइंग अ कोर्ट ट्रायल. तो ये भी आपका कोई कंटिजेंट लायबिलिटी नहीं है, इट इज ऑल्सो अ लायबिलिटी. ठीक है. तो ये आपके लिए करेक्ट ऑप्शन इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है ए. ठीक है. Okay, let's move on to the next question, which is question number 4. What could be the possible reason for not accepting the special audit under section 66? तो ये already discuss किया था कि वहाँ पर जो ऑफिसर की रैंक थी that was below the rank of assistant commissioner. That is why we were not able to accept the new assignment which was approached by the GST assessing officer to conduct the special audit. तो यहाँ पर क्या है, let's see आंसर्स क्या दे रखे हैं. Such audit is applicable only if the turnover exceeds 5 crores. No, special audit के लिए there is no such limit applicable. वहाँ पर सिर्फ 2 ही reasons है, ITC की कंडीशन है और assessable value की कंडीशन है. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. Such audit needs to be conducted by the cost accountants. No, CA भी कर सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया. Such audit has to be called upon by the assistant commissioner. हाँ, एटलीस्ट असिस्टेंट कमिश्नर होना चाहिए या फिर उससे अबव रैंक. तो दिस सीम्स टू बी द करेक्ट ऑप्शन. सच ऑडिट हैज टू बी कॉल्ड अपॉन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. नो, दिस इज नॉट दी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला केस. यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर की रैंक होना जरूरी होता है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. whether CA and company are justified for not accepting the incorporation services of general insurance. तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होती है तो देयर इज रिक्वायरमेंट की पेड अप शेयर कैपिटल एक्सक्लूडिंग द प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वाला पार्ट इट शुड बी एटलीस्ट 100 करोड़. ठीक है, तो उस केस में ही आप क्या कर सकते हो, इंश्योरेंस कंपनी फॉर्म कर सकते हो. तो यहाँ पर आप कैसे इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाओगे ना, अगर कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल ही कम है तो वो इंश्योरेंस कंपनी बन ही नहीं सकती, तो हम कैसे इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज प्रोवाइड करवा पाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शंस क्या है. हाँ, ये चीज़ सही है कि हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे. रीज़न क्या है वो स्पेसिफिकली हमें कंसिडर करना पड़ेगा. तो अगर मैं एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँ तो यहाँ पर ये वाले दोनों ऑप्शंस में येस दे रखा है. लेट्स सी बाकी के ऑप्शंस में क्या दिया है. जहाँ पर भी नो दिया हुआ है ना, सबसे पहले तो उसको ही काट दो, ये तो गलत है. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया. अब मेरे पास एलिमिनेशन मेथड से 3 ऑप्शंस बचे हैं जिनको मुझे रीड करना है. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम ए ऑप्शन ओनली. A option is yes, the incorporation services for an insurance company shall be done by the auditor appointed by the नहीं, इसमें ये रीज़न गलत है. रीज़न क्या था, रीज़न ये था मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल वाला एक्सक्लूडिंग द प्रीलिमिनरी expenses. Next option is yes, the insurance company should have a minimum paid up capital of ₹100 crores which shall exclude what? Which shall exclude the preliminary expenses. तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है. तो आंसर अभी तक तो बी लग रहा है. लेट्स सी आगे क्या दे रखा है.
ऑप्शन डी में? ऑप्शन डी है येस, इनकॉर्पोरेशन सर्विसेज फॉर एन इंश्योरेंस कंपनी शुड बी डन बाय द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय द इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट. नो, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर. यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा है बी. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस केस स्टडी. अब हम आगे बढ़ते हैं केस स्टडी नंबर 4 पे. आई होप आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो पाई साथ साथ जैसे जैसे हमने केस स्टडी को किया एंड क्वेश्चंस को सॉल्व किया. अगर कहीं पर भी आप अटक रहे हैं तो प्लीज़ उसको मार्क ज़रूर कर लेना, या फिर उसको दोबारा से रिवाइज कर लेना. नहीं तो क्या होगा कि आपको पता नहीं चलेगा एट दी एंड कि क्या क्या मिस्टेक्स थी जो आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है. इतनी सारी केस स्टडीज़ हैं, इतने सारे पेजेस हैं, आप दोबारा से इनको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो बेटर है मार्क करते जाओ जहाँ जहाँ पर आपने गलती करी है. ठीक है, ओके. Continue with the case study number 4. Keep participating with me. Okay, let's start. रॉयल बैंक ऑफ इंडिया. तो यहाँ पर बैंक का केस है. रॉयल बैंक ऑफ इंडिया एक पब्लिक सेक्टर बैंक है जो कि 1964 में बना था. द बैंक हैज़ 183 ब्रांचेस ऑल ओवर द इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2020. टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक एज ऑन 31 मार्च 2019 वॉज 50 करोड़. 31 मार्च 2019 तक डिपॉजिट्स कितने अमाउंट है? 50 करोड़ के हैं, 50,000 करोड़ के हैं, सॉरी. द मोटो ऑफ द बैंक्स इज रॉयल्टी लाइज इन लॉयल्टी. कितनी अच्छी बात लिखी हुई है कि आपकी जो रॉयल्टी होती है दैट लाइज इन दी लॉयल्टी. आप जितने लॉयल रहोगे उतनी अच्छी रॉयल्टी बनेगी. नाउ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 के जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स हैं वो कौन है? पीके एंड एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. द ऑडिट मैनेजर ऑफ फर्म while reviewing the advances has noticed the following. The advance granted to Mr. X has been guaranteed by the state government. However, the said advance is overdue since November 2020. यहाँ पर अगर हम देखें तो क्वेश्चन जो है वो है 1920 का, और यहाँ पर गलती से मुझे लग रहा है इन्होंने 2020 दे दिया. इट शुड बी 2019. यहाँ पर एक करेक्शन करनी पड़ेगी. इट शुड बी 2019. तभी तो हम चेक करेंगे ना वेदर दिस शुड बी क्लासिफाइड एज ए NPA और नॉट. तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो जो एडवांस ग्रांट हुआ है वो किसको किया है? रॉयल बैंक ऑफ इंडिया ने ग्रांट किया है टू मिस्टर एक्स. इसको इस एडवांस के अगेंस्ट किसने गारंटी दी है? गारंटी दी है स्टेट गवर्नमेंट ने. ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट ने अगर गारंटी दी है और ओवरड्यू हो जाता है फॉर मोर देन 90 डेज तो उस केस में इट विल बी टर्म्ड एज NPA. अब यहाँ पर देखिए अक्टूबर 2019 से ओवरड्यू है, तो इसका मतलब 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं. अगर 90 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं तो डेफिनेटली इट विल बिकम व्हाट? इट विल बिकम अ NPA. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एज ऑन 20/4/2020 मतलब 31 मार्च 2020 के बाद द एडहॉक लिमिट ऑफ अकाउंट ऑफ मिस्टर वाई हैज़ नॉट बीन रिव्यूड इवन दो 120 डेज ऑफ द डेट ऑफ एडहॉक सैंक्शन वर ओवर. तो अगर आपको एडहॉक सैंक्शन वाला प्रोविजन याद है तो इस केस में मेंशन था कि एडहॉक सैंक्शन के केस में अगर 180 डेज पास हो जाते हैं एंड स्टिल यू हैव नॉट चेक्ड कि NPA क्लासीफाई अगर आपका 180 डेज के अंदर फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ सैंक्शन और एडहॉक सैंक्शन, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में आपको चेक करना पड़ता है कि वो NPA, तब उस केस में वो NPA क्लासीफाई होता है. बट यहाँ पर अगर हम देखें तो एडहॉक लिमिट जो है सैंक्शन डेट से सिर्फ और सिर्फ 120 डेज हुए हैं, अभी तक 180 डेज नहीं हुए. वो भी कब हुए हैं? 20/4/2020 को. तो 31 मार्च 2020 को तो और भी कम हुए होंगे, 120 डेज से भी कम हुए होंगे. इसका मतलब क्या हो गया कि 180 डेज तो भी क्रॉस हुए नहीं है. तो हम इसको क्या 31 मार्च 2020 को NPA क्लासीफाई कर सकते हैं? नो, वी कैन नॉट क्लासीफाई इट एज एन NPA. तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स वाला केस में हमारा NPA क्लासीफाई हो रहा है, बट यहाँ पर NPA क्लासीफाई नहीं हो रहा है. ठीक है, लेट्स मूव फर्दर. बैंक का क्वेश्चन देख के ना जनरली जो है वो NPA वाले पॉइंट से याद आ जाते हैं. जब आपको लोन से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दी हो या कोई ऐसा पॉइंट दिया हो जो आपने इसके अंदर NPA क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा हो, तो वहीं केस स्टडी से ही हिंट लग जाता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपका उस पर ही आने वाला है. क्या बोलते हैं NPA पर, है ना. लेट्स सी फर्दर. The above advances have been granted by Meerut branch. However, this branch is not subject to concurrent audit. Okay. The bank has also granted term loan of rupees 20 crores to Samarth Limited, an unlisted company. तो unlisted public company का केस है. बैंक ने क्या किया है? एक टर्म लोन दिया है to a public unlisted company. ठीक है. The sanction letter read as follows. The
facility shall be used for the repayment of unsecured loans of promoters rupees 10 crores towards the development of construction expenses other than the land cost of the company's new office to be situated in फरीदाबाद हरियाणा 10 करोड़। तो बेसिकली 20 करोड़ का उन्होंने टर्म लोन दिया है जिसमें से बता दिया कि 10 करोड़ किसके लिए खर्च होगा, 10 करोड़ खर्च होगा टुवर्ड्स द रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफ द प्रमोटर्स एंड 10 करोड़ आपका जो है वो आपको किस चीज़ के लिए यूज़ करना है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग। बट इसमें आपकी कॉस्ट, लैंड की कॉस्ट है वो नहीं इंक्लूड होगी, मतलब लैंड के लिए खर्चा नहीं करोगे, ठीक है। बट यहाँ पर क्या किया है कंपनी ने, इस फैसिलिटी को जो लोन टर्म लोन मिला था उसको यूज़ किया है टू परचेज अ लैंड एंड फॉर दी कितने अमाउंट यूज़ कर लिया 4 करोड़, जबकि करना अलाउड था क्या, नहीं, लैंड तो बिल्कुल मना किया था, अदर दैन लैंड लिखा था यहाँ पे। डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस ऑफ न्यू ऑफिस 11 करोड़, यहाँ पर आपको जो अमाउंट एक्सपेंडिचर अलाउड था वो 10 करोड़ का अलाउड था, बट आपने 1 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च कर लिया इसके लिए। रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफ प्रमोटर्स 3 करोड़, जबकि आपको 10 करोड़ करना था, आपने 7 कम किया। इन्वेस्टमेंट इन फिक्स डिपॉजिट 2 करोड़ टेम्परेरी, तो आपको बेसिकली यहाँ पर क्या करना था, इसके लिए 10 करोड़ खर्च करना था, इसके लिए 10 करोड़ खर्च करना था, बट आपने जो ये चीज़ें कर दी ना वो गलत हो गया। तो यहाँ पर 1 करोड़ एक्सेस कर दिया, यहाँ पर 4 एक्सेस कर दिया, तो बेसिकली 1 + 4 प्लस और ये 2 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, टोटल आपने 7 करोड़ का जो है गलत एक्सपेंडिचर कर दिया, गलत तरीके से यूज़ कर लिया। या तो आप इस तरीके से निकाल सकते थे 1 + 4, या फिर दूसरा तरीका क्या था, इधर आपने जो है सही एक्सपेंडिचर यूज़ किया, आपने पूरा यूज़ कर लिया 10 करोड़ और एक एक्सेस किया, तो एक एक्सेस यहाँ पर गड़बड़ कर लिया, तो इसके लिए जितना करना था वो तो करा ही है 10 करोड़। बट अगर हम देखें दूसरा वाला जिसके लिए कम किया है, उसके लिए कितना कम किया है, आपने 7 करोड़ एक्सपेंडिचर कम किया है टुवर्ड्स व्हाट वाज रिक्वायर्ड और व्हाट वाज द पर्पस ऑफ टेकिंग दी लोन। तो सीधा सीधा 7 करोड़ फिगर यहाँ से भी निकल सकती थी, विच एवर वे इज कन्वीनियंट टू यू, आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंपनीज टोटल बोरोइंग्स फ्रॉम ऑल द बैंक्स एज ऑन 31 मार्च 2020 इज 60 करोड़। तो कंपनी की टोटल बोरोइंग्स कितने की हैं, सारे के सारे बैंक से 60 करोड़ की, ठीक है। और टर्म लोन स्पेसिफिकली 20 करोड़, तो 60 में से 20 का तो टर्म लोन हो गया और बाकी का आपका 40 क्या हो गया, अदर लोन्स हो गए, ठीक है। रॉयल बैंक ऑफ इंडिया इज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन 100% holding of the General Insurance Company Limited. The statutory auditors of Royal General Insurance are AK and Company Chartered Accountants firm based in Mumbai. Brief financial information as on 31st March 2020 is given. The value of assets है 700 करोड़, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज है 415 करोड़ एंड कैपिटल दे रखे 200 करोड़। लेट्स सी इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछा होगा, आगे बढ़ते हैं। रॉयल जनरल इंश्योरेंस हैज़ एंटर्ड, दैट इज द सब्सिडरी कंपनी एंटर करती है एक री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में विद द ABC री इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अगेंस्ट द रिस्क ऑफ फायर ओनली। सिर्फ और सिर्फ एक रिस्क के लिए उन्होंने री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, फायर। ABC Reinsurance Company Limited is one of the largest reinsurers in India, ठीक है। Mr. P partner in PK and Associates कौन सी थी, जो आपकी रॉयल बैंक ऑफ इंडिया के ऑडिटर्स थे, राइट। Also acts as the surveyors and loss assessors under the Insurance Act 1938. However, he has not intimated or taken permission from the Council of Institute of the Chartered Accountants of India. तो अगर आपको प्रोफेशनल एथिक्स का क्लॉज नंबर 11 याद आ रहा हो तो उसमें आपको बता रखा था कि कहाँ कहाँ पर स्पेसिफिक परमिशंस लेनी पड़ती हैं इंस्टीट्यूट से, कहाँ कहाँ पर जनरल परमिशंस भी ली हुई हैं। तो अगर मैं जनरल परमिशंस की बात करूँ तो जनरल परमिशंस के अंदर एक पॉइंट ये भी था कि कोई अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो सर्वेयर बनना चाहता है या फिर लॉस असेसर बनना चाहता है इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर, तो देयर इज़ अ जनरल परमिशन गिवन टू दी CA इन प्रैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी आपने क्या वो किया है क्या, प्रोफेशनल एथिक्स में कोई भी डिफ़ॉल्ट है, नो, देयर इज़ नो डिफ़ॉल्ट। आगे बढ़ते हैं। AK and company have not included a report on Caro in their statutory auditor's report for financial year 1920 for Royal General Insurance Company Limited. तो ये भी आपका किससे रिलेटेड हो गया, कारो की एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड हो गया, जिसके अंदर एक पॉइंट था कि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होता। तो कारो एप्लीकेबल नहीं होता तो बिल्कुल ठीक किया है AK and company ने।
ठीक है, क्वेश्चंस आ जाते हैं, फटाफट से कंप्लीट करते हैं। एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ऑफ समर्थ लिमिटेड सबसे ऊपर दिया हुआ था, जिसके अंदर पूछा था एग्रीगेट अमाउंट आप क्या दिखाओगे क्लॉज 9 के अंदर, पैरा 3 ऑफ कारो 2016। आपको याद होगा जहाँ पर हमने रीपेमेंट ऑफ लोन से रिलेटेड पॉइंट्स पढ़े थे, तो उसके लिए क्लॉज 9 पैरा 3 कारो 2016 का एप्लीकेबल हो जाता है। तो जहाँ पर भी आपने जो रीपेमेंट्स करी हैं वो गलत पर्पस के लिए अमाउंट यूज़ कर लिया, जिस पर्पस के लिए टर्म लोन ऑब्टेन किया था उस पर्पस के लिए नहीं यूज़ करके किसी और पर्पस के लिए यूज़ किया है, तो उस केस में यू विल हैव टू मेंशन कि कितना अमाउंट आपने सही से यूटिलाइज नहीं किया, मिस यूटिलाइज किया। तो बेसिकली वहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 7 करोड़ की हमारी फिगर आई थी, तो 7 करोड़ इज दी आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एज एन ऑडिट मैनेजर ऑफ फर्म एडवाइस विच एडवांसेस शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ये हमने सबसे पहले कवर किया था। लेट्स मूव टू दैट पर्टिकुलर पार्ट, जिससे कि आपको फिर से याद आ जाए। तो यहाँ पर हमने देखा था कि मिस्टर एक्स वाले केस में मैंने एक करेक्शन करवाई थी। पहले तो ये 2019 है। दूसरी चीज़, ये वाला ही क्लासीफाई हो रहा था एज एनपीए, ये वाला आपका क्लासीफाई नहीं हो रहा था एज एनपीए, क्योंकि ये 120 डेज ही हुए थे, और वो भी हुए थे 20 अप्रैल 2020 तक। तो 31 मार्च 2020 को तो इससे भी कम दिन हुए होंगे, तो बेसिकली 100 डेज हुए होंगे, विच इज़ लेस दैन 180 डेज। तो इस केस में एनपीए क्लासीफाई अभी नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एक्स के केस में एनपीए क्लासिफिकेशन होगा। लेट्स सी ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। तो यहाँ पर आपका हो गया फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर आ रहा है, मिस्टर एक्स वाली केस में ही एनपीए क्लासिफिकेशन होगा। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। State whether the concept of rotation of auditors will be applicable on Samarth Limited under section 139 subsection 2। तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट अगर मैं रिवाइज करवाऊँ, कंपनी ऑडिट के चैप्टर के अंदर दे रखा है, तो कोई भी लिस्टेड कंपनी होती है तो उस केस में आपका रोटेशन का कॉन्सेप्ट लग जाता है, या फिर कोई अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ है, या फिर बोरोइंग्स मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ होती हैं। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, तो रोटेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। या फिर एक प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़ है, या फिर उसकी बोरोइंग्स 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा की हैं, तो उस केस में प्राइवेट कंपनी के ऊपर रोटेशन के कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाते हैं, प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाते हैं। यहाँ पर बात करें तो जो समर्थ लिमिटेड थी, अगर आपको याद होगा तो समर्थ लिमिटेड एक अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी। यहाँ पर देखो थोड़ा सा नीचे दिया हुआ था, या हियर इट वाज मेंशन्ड कि समर्थ लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड और पब्लिक है, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट वर्ड नहीं दे रखा। तो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के केस में मैंने आपको क्या लिमिट्स बताई थी, पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 10 करोड़ या फिर बोरोइंग्स मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। तो पेड अप शेयर कैपिटल तो इस केस में मेंशन नहीं है, बट हाँ हमें इसके लोन का अमाउंट पता है। लोन का अमाउंट कितना दे रखा है, टोटल लोन यहाँ पर एक जगह मेंशन था ना कि कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स हैं, कंपनी की जो टोटल बोरोइंग्स हैं सारे के सारे बैंक से, हमें कंसोलिडेटेड देखना होता है, तो सारे के सारे बैंक से 60 करोड़ की हैं, तो इट इज़ एक्सीडिंग ₹50 करोड़। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में आपका रोटेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है येस, हमारा आंसर येस है, तो ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा काट दो, ये वाला ऑप्शन सीधा सीधा काट दो। अब देखो येस इन दोनों में दे रखा है, तो कंडीशन क्या है वो चेक करते हैं। तो हमारी कंडीशन थी टोटल बोरोइंग्स एक्सीड्स 25 करोड़, नो, टोटल बोरोइंग्स शुड एक्सीड और इक्वल भी होता दोनों ही केस में। अगर 50 करोड़ से इक्वल होता तब भी हो जाता, सिंस यहाँ पे 50 से ज़्यादा की लिमिट दे रखी थी विच वाज 60 करोड़, इसीलिए यहाँ पर वर्ड लिख रखा है एक्सीड्स 50 करोड़। बट अगर इक्वल टू 50 करोड़ भी होता ना तो भी आपका रोटेशन को कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता। ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Based on the above data, state whether Royal General Insurance Company, मतलब जो subsidiary company थी, has maintained adequacy solvency margin under section 64VA of the Insurance Act 1938. If no, then state what further action will be done. तो अगर आपको solvency margin adequate कब होता है, कितना होता है, तो उसके provisions अगर applicable है तो आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। तो आपको सॉल्वेंसी मार्जिन कैसे निकालना होता है, आपको सॉल्वेंसी मार्जिन निकालना होता है बाय चेकिंग कि आपके जो एसेट्स की वैल्यू है वो लाइबिलिटीज से कितना ज़्यादा है। तो जो भी आपका एसेट्स है इन एक्सेस ऑफ लाइबिलिटीज, उसको आपको कंपेयर करना होता है विद 50% ऑफ द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट अगर आपको पता हो तो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है 100 करोड़। ठीक है, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 100 करोड़। तो 100 करोड़ का अगर मैं 50% करूँ तो 100 करोड़ का 50% कितना हो जाएगा, 50 करोड़। तो अगर आपकी एसेट्स
माइनस लायबिलिटीज़, अगर आपकी असेट्स माइनस लायबिलिटी 50 करोड़ से ज़्यादा है, उस केस में आपने एडिक्वेट सॉल्वेंसी मार्जिन बना रखा है, अदरवाइज नहीं बना रखा। तो लेट्स चेक इस पर्टिकुलर केस में रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी के केस में क्या हो रखा है। लेट्स चेक। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रखी थी जब हमें समझ नहीं आ रहा था कि किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए ये क्वेश्चन ऐसे बनाया है, तो अब समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो कैपिटल 200 करोड़ है, तो डेफिनेटली ये सेक्शन जो आपका वो है सेक्शन गिवन है इन द इंश्योरेंस कंपनी ऑडिट चैप्टर, जिसमें बताया हुआ है कि मिनिमम कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 100 करोड़। तो यहाँ पर तो 200 करोड़ है, तो ये इंश्योरेंस कंपनी बनने लायक थी, ये चीज़ क्लियर हो गई। बट हमें इस फिगर से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो 50% ऑफ द मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट को चेक करना था। तो मिनिमम कितनी थी, 100 करोड़, तो उसका 50% 50 करोड़। अब हमें कंपेयर करना है कि एसेट्स की वैल्यू लाइबिलिटीज़ की वैल्यू से कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 700 minus 415, 700 minus 415 which is coming out to 285, 285 आपका डेफिनेटली ज़्यादा है 50 करोड़ से। तो आपने क्या है, एडिक्वेसी सॉल्वेंसी मार्जिन क्रिएट कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका येस होना चाहिए ऑप्शन, येस 64 VA के हिसाब से एडिक्वेट सॉल्वेंसी मार्जिन क्रिएटेड है, मेंटेन्ड है। तो नो नो वाले आंसर तो सबसे पहले कट कर दो, ये नॉट एप्लीकेबल वाली बात भी खत्म कर दो। जनरल इंश्योरेंस कंपनी तो ऐसा कुछ नहीं है कि सॉल्वेंसी मार्जिन नहीं बनाना होता, ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, येस सॉल्वेंसी मार्जिन हैज बीन मेंटेन्ड, देयरफॉर नो एक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whether the acting of Mr. P as surveyor and loss assessor is violation of clause number 11 of part 1 of first schedule, मतलब CA in practice अगर कोई दूसरे बिजनेस या प्रोफेशन में को लेता है तो वॉयलेशन हो जाती है। बट देर आर सम केसेस जहाँ पर वॉयलेशन नहीं होती। बेसिकली जब आप बिजनेस प्रोफेशन और कोई कर सकते हो, ईदर अ जनरल परमिशन इज गिवन बाय द इंस्टीट्यूट या फिर आपको स्पेसिफिक परमिशन लेनी पड़ती है फ्रॉम द काउंसिल। बट यहाँ पर जो हमने केस देखा था कि सर्वेयर एंड लॉस असेसर, तो ये आपकी जनरल परमिशन के अंदर आता है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई वॉयलेशन नहीं हुई है। तो येस वाले आंसर्स इस केस में गलत हो जाएंगे। वाई? बिकॉज देर इज नो वॉयलेशन ऑफ क्लॉज नंबर 11 ऑफ पार्ट 1 ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। सो यहाँ पर देर इज नो वॉयलेशन, तो नो वाले आपके आंसर सही है। बस हमें चेक करना है कि रीजन कौन सा इसमें करेक्ट दे रखा है। नो एज जनरल परमिशन फ्रॉम द काउंसिल हैज बीन ग्रांटेड, तो येस दिस इज द करेक्ट आंसर। स्पेसिफिक परमिशन फ्रॉम द काउंसिल कैन बी ऑब्टेन्ड एट एनी पॉइंट, नहीं, हमें यहाँ पर बेसिकली स्पेशल परमिशन की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज इट इज कवर्ड अंडर द जनरल परमिशन फ्रॉम द काउंसिल। I hope we are clear till here. Let's move on to the next question. Identify the type of reinsurance contract between Royal General Insurance and ABC Reinsurance. तो अगर मैं वहाँ पर वापस जाके देखूँ तो हमें ऑप्शंस में ट्रीटी, प्रोपोर्शनल, नॉन प्रोपोर्शनल और फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस के बारे में दे रखा है। लेट्स चेक उसमें क्या पॉइंट था ऐसा जिसके बेसिस पर हमसे पूछ रखा है। या तो यहाँ पर मेंशन था कि री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है और सिर्फ फायर का रिस्क ही कवर्ड है। जब भी एक ही पर्टिकुलर रिस्क कवर्ड होगा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड होता है तो वो हमारा फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है। ट्रीटी के अंदर ना मेंशन्ड होता है कि कितना जो आपका बेसिस होता है ना वो डिफाइंड होता है कि सम इंश्योर्ड कितना कितना बटेगा अगर प्रोपोर्शनल ट्रीटी री इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है। अगर नॉन प्रोपोर्शनल है तो ऐसे परसेंटेजेस मेंशन नहीं होते, बट इट इज़ अ ट्रीटी कॉन्ट्रैक्ट। वहाँ पर आपका कोई भी स्पेसिफिक रिस्क से रिलेटेड ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, ठीक है। प्रोराटा बेसिस पर होगा तो प्रोपोर्शनल, प्रोराटा बेसिस नहीं है कि लेकिन जो लाइबिलिटी आएगी, जो क्लेम्स आएंगे ना वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आपके लॉसेस कितने हैं, ठीक है, कि कितना कितना लॉसेस आपको बियर करना है, ठीक है, उसकी रेशो दी होती है। बट यहाँ पर तो स्पेसिफिकली बताया हुआ है टाइप ऑफ रिस्क के बेसिस पर एंड दैट टू फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला हो जाएगा। लेट्स गो बैक टू द केस स्टडी क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ था कौन से टाइप का आपका री इंश्योरेंस है, तो फैकल्टेटिव री इंश्योरेंस है बिकॉज स्पेसिफिक रिस्क हैज बीन कवर्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। Let's move on to the next question. Is AK and company right in not including a report on Caro in the statutory audit report? AK and company का पूछ रहे हैं आप। AK and company किसकी ऑडिटर्स थी? तो AK and company, if I'm not wrong, इंश्योरेंस कंपनी की ही आपकी ऑडिटर थी। तो यहाँ पर ऊपर मेंशन था, yes, here it was given कि AK and company आपकी इस वाली कंपनी की रॉयल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की चार्टर्ड ऑडिटर्स हैं बेसिकली। तो इस केस में यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया था कि इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है कारो,
की रिपोर्टिंग। तो बिल्कुल ठीक किया, क्यों? क्योंकि कारो एप्लीकेबल ही नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर। तो हाँ, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। लेट्स सी, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि क्या ये सही है, तो हाँ ये सही है। तो जो भी आपके नो वाले ऑप्शन है ना, तो सबसे पहले तो उनको करेक्ट कर दो, एलिमिनेट कर दिए। अब 3 ऑप्शंस तो गलत ही हो गए, तो ऑटोमेटिकली योर फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। तो देखो कितनी जल्दी आपका सॉल्व हो जाता है। येस, सिंस कारो इज नॉट एप्लीकेबल टू अ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस केस स्टडी। हमने सारे के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए ऑफ केस स्टडी नंबर 3 एंड केस स्टडी नंबर 4. आई होप यू एंजॉयड दिस session with me, and if you did, don't forget to give a like to this video and share it with your friends so that they can also take the benefit of these videos and enjoy solving all the MCQs with me. That's all for today. Thank you so much for watching my video, and I'll see you in the next video. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye.